कल के क्लासेस में हम लोग ये देख रहे थे कि मनी सप्लाई हम लोग शुरू कर रहे थे कि हम लोगों ने देखा कि किसी भी बाजार में वस्तुओं की जो कीमत होती है, इस कीमत के निर्धारण को लेकर के या बाजार की जो अवस्थाएं हैं, इनके स्वरूप को बताने के लिए मुद्रा पूर्ति एक बहुत ही अच्छा मानक के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर बाजार में मुद्रा पूर्ति के बारे में अगर हमें जांचना है, तो दो तरीके के साधन हमारे पास हैं। एक तो हम लोगों ने देखा क्या कि मात्रात्मक तरीके हो सकते हैं, यानी कि जो जिसको हम लोगों ने कहा बैंकिंग सिद्धांत या फिर क्या कहते हैं आपका तुलना पत्र कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या था मुद्रा गणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग तुलना पत्र से आज शुरू करते हैं, ठीक है। तुलना पत्र। हाँ, एक ही चीज है, तुल्य तुलना करना, है ना, कंपेयर करना, ठीक है। लिख सकते हैं तुलना पत्र ही आप लिख लीजिए, कोई गलत नहीं होगा। तुलना पत्र। पहले लिखिएगा, फर्स्ट बुलेट आप लिखिए, यह दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण चैंडलर के द्वारा दिया गया है। यह दृष्टिकोण चैंडलर के द्वारा दिया गया है। चैंडलर हमने लिख दिया है। यह दृष्टिकोण चैंडलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में आप लिखिएगा, उनके अनुसार, उनके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में, उनके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के निम्न निर्धारक तत्व होते हैं। उनके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के निम्न निर्धारक तत्व होते हैं। डैश देकर के फर्स्ट पॉइंट आप लिखें। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा, मौद्रिक आधार का आकार, मौद्रिक आधार का आकार। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, लोगों की, इसको चाहे तो ए बी कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ए बी सी के फॉर्म में लिखें, क्योंकि 1 2 3 हम लोग यूज करते चले तो इसको ए बी सी का फॉर्म में लिखें। बी नंबर पॉइंट लिखिएगा आपका, लोगों की जमा की, लोगों की, लोगों की जमा की सापेक्षता, लोगों की जमा की सापेक्षता में, सापेक्षता में, जमा की सापेक्षता में करेंसी रखने की इच्छा। देखिए पहला लाइन लिख रहा है मौद्रिक आधार का आकार, यानी कि जैसे समाज में लोग या किसी भी अर्थव्यवस्था में काम में जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका पेशा या आय का स्रोत कैसा है। मान लीजिए कोई एक परिवार है, उसमें 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे क्या हैं, सरकारी नौकरी में हैं। इसका मतलब है कि उनके मौद्रिक आय का स्रोत क्या है, बहुत ही अच्छा और बड़ा होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार अगर तृतीय क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, वर्तमान के समय में देखें जितने भी विकसित देश हैं, तो उन विकसित देश की अर्थव्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा श्रम किसमें जुड़ा हुआ है,
तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि श्रम की उत्पादकता का उच्च मूल्य प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा किसमें मिल रहा होता है? तृतीय क्षेत्र में। यानी कि वैसे देश की अर्थव्यवस्था जिसमें रोजगार के लिए निर्भरता सबसे अधिक किसके ऊपर है? तृतीय क्षेत्रों पर है, मतलब सेवा क्षेत्रों पर है। तो इनका मतलब है कि उनका मौद्रिक आधार क्या है? बहुत अधिक है। और यही कारण है कि उनकी जो इकोनॉमी होती है काफी ज्यादा बड़ी दिखती है, यानी कि मनी सप्लाई वैसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण क्या है? लोगों की जमा के सापेक्षा करेंसी रखने की इच्छा। मतलब क्या? कि मान लीजिए कि 10,000 रुपए आप कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपए में से आप क्या करते हैं कि 2,000 रुपए बैंक में न रखने के बदले आप अपने घर में एक गुल्लक बना लिया और 2,000 रुपए कहाँ रख रहे हैं? उस गुल्लक में रख रहे हैं। तो इसी सब को मैंने क्या रखा है? जमा की सापेक्षता में करेंसी रखने की इच्छा, कि बैंकों में ना जमा करके उस पैसे को आप अपने पास होल्ड करें। बहुत लोगों के पास क्या होता है कि जब पैसे आते हैं तो लोग बैंक में ना रख करके उससे कुछ कुछ सामान खरीद लिया करते हैं, जैसे सोने चांदी या जमीन, दूसरे दूसरे चीजों में क्या करते हैं? पैसों को निवेश कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि बैंक में पैसे रखने से अच्छा है कि पैसा कहीं फंसा दो, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं कि बैंक में पैसा रखेंगे तो कितना परसेंट देगा, लेकिन अगर उस पैसा से हम माल खरीद के लाके दुकान में रखें तो जब भी बिकेगा तो 15-20% ये हमको दे के जाएगा। व्यापारियों की ऐसी भी सोच होती है कि बैंक में रखेंगे तो बैंक कितना देगा? 5 से 10% देगा। और यही 1 लाख रुपया का अगर दुकान में माल भर के रखे रहेंगे तो जब भी माल बिकेगा कम से कम कितना? 20% दे के जाएगा। तो बैंक में लोगों के रखने की इच्छा को भी क्या होता है कि अगर लोगों की बचत की इच्छा बहुत ज्यादा है, प्रवृत्ति के लोग घर में रखते हैं या दूसरे चीजों में निवेश करके रखते हैं, तो बाजार में निश्चित तौर पे आपको पैसा क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि बाजार में कोई अच्छी स्कीम आई है, कन्या सुकन्या योजना जैसे आई, तो हर गरीब आदमी भले वो मजदूरी कर रहा है, वो सोचता है कि बेटी हुई है तो बेटी के नाम से एक खाता खुलवा दें और पैसा कहाँ जमा करें? डाकघर में जमा करना शुरू करें। तो ये योजनाएं क्या कर रही हैं कि उनको आकर्षित कर रही हैं कि बचत के पैसों को घर में ना रख करके बेटी के नाम से कहाँ रखा जाए? डाकघर में किया जाए। तो इससे क्या हो गया कि मनी सप्लाई उस सेक्टर्स में क्या होता है? बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जैसे हाल के समय में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप देखिएगा कि जो बीमा का जो क्षेत्र है ये बहुत तेजी से बढ़ा है। क्यों? कि आफ्टर कोविड लोगों ने हेल्थ के इंपॉर्टेंस को समझा है और लोग क्या कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बीमा या परिवार से संबंधित जो बीमा योजना है इनके लाभ को लेकर के बहुत ज्यादा चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना के जनधन खाते जितने हैं उनके अंतर्गत भी आप देखिएगा कि दुर्घटना बीमा का लाभ और स्वास्थ्य बीमा का लाभ आपको पास मिलने लग रहा है। तो इसलिए बीमा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बहुत तेजी से क्या कर रहा है? आपका ग्रो करता हुआ भारत की इकोनॉमी में दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? जमा की सापेक्षता में करेंसी को रखने की इच्छा। सी नंबर पॉइंट आप लिखें। विनिमय व्यवस्था में विनिमय व्यवस्था में विनिमय व्यवस्था में मुद्रा के प्रयोग का स्तर, विनिमय व्यवस्था में मुद्रा के प्रयोग का स्तर मतलब क्या? विनिमय व्यवस्था मतलब कि जब हम बाजार में चीजों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं तो उस अवस्था में हम कितनी ज्यादा मात्रा में मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सभी कुछ डिजिटल इकोनॉमी में ही हो जाए। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, 100 रुपए का भुगतान किया, बोलेंगे भैया छुट्टा दो, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा कि वो छुट्टा कहाँ से लाएगा? उसके पास तो छुट्टे है ही नहीं। आपने 100 रुपए का भुगतान किया, जितना उसका राशि बन रहा है आपने उतना पेमेंट किया। आपके खाते में भी सैलरी कैसे आ रही है? डिजिटली आ जा रही है। कहीं पर बाजार में आप खरीदारी करने गए, आपने डिजिटली पेमेंट किया। स्कूल फीस, बच्चों की फीस, खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें, हर एक चीज आप क्या कर रहे हैं कि डिजिटली ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है? खाते से खाते में, खाते से खाते में। तो क्या बाजार में आपके पास मुद्रा की पूर्ति सप्लाई देखने को मिलेगी? नहीं। तो ये बातें कही जा रही कि विनिमय व्यवस्था में क्या किया जा रहा है कि मुद्रा का प्रयोग कैसा हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? डी नंबर में नकद कोषानुपात। नकद कोषानुपात
मतलब क्या कि जैसे फॉरेन रिजर्व किसी भी कंट्री का होता है, तो फॉरेन रिजर्व के बढ़ने के पीछे किसका कारण होता है? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, तो विदेशों को चीजें जब हम बेच रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? विदेश में जब चीजें बेच रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। और जो हमारे एनआरआई हैं, यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भारतीय निवासी विदेशों में काम करने के लिए गए हैं, और वो जो पैसा कमा के भेज रहे होते हैं, तो वो या तो डॉलर के फॉर्म में या दूसरे दूसरे विदेशी मुद्राओं के रूप में पैसा भेज रहे होते हैं। और भारत पे जब आता है तो इनको क्या किया जाता है? रुपए में एक्सचेंज किया जाता है। और इससे हमारा क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? बढ़ता है। तो हाल के वर्षों में आप देखिएगा कि विदेशी व्यापार के साथ साथ पर्यटन भी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो कि हमारी विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। पर्यटन बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है किस बारे में? आपका विदेशी कोष अनुपात को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है। तो ये कहता है कि इसका आकार कैसा है, आपके पास करेंसी रिजर्व कैसे हैं, ये भी क्या होती है? एक महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर मान लीजिए कि करेंसी रिजर्व आपके पास बहुत अधिक है, इसका मतलब है कि मनी सप्लाई को आप आसानी से बाजार में क्या कर सकते हैं? बहुत पैसा होगा तो बहुत ज्यादा उसको बांट सकते हैं ना। और पैसे नहीं रहेंगे, वॉलेट में पैसा है ही नहीं, तो खर्च कर पाएंगे क्या? नहीं। तो अगर आपके पास पैसे बहुत अधिक होते हैं तो खर्च की प्रवृत्तियां भी आप देखेंगे कि बढ़ जाती है। होता है, नॉर्मल सी चीज होती है। तो वही कहता है कि अगर आपके पास नगद कोषानुपात अगर बहुत अधिक है तो मनी सप्लाई को भी आप देखेंगे कि बढ़ाता हुआ वहां पर अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे। पैराग्राफ चेंज करिए, अब नीचे लिखिएगा, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त बजट नीति भी, इसके अतिरिक्त बजट नीति भी एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। बजट, बजट नीति, बजट नीति भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। अब कैसे ये हो सकता है? आप 10,000, मान लीजिए कि 25,000 रुपए आप कमा रहे हैं, लेकिन विभिन्न स्रोतों पर आपको क्या करने पड़ रहे हैं? टैक्स के रूप में पैसे देने पड़ रहे हैं। कमाई का एक बहुत बड़ा भाग आपका टैक्स के रूप में चला गया। तो बाजार में कुछ ही पैसे तो आपके पास सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं ना। तो इसलिए बजट की नीतियां जो सरकार की होती हैं, ये भी क्या होती हैं कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, इसके ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा निवेश करने का सोचा है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश होगा, नए सड़क, पुल, भवन, तालाब और ये सारी योजनाएं अगर शुरू की जाएंगी, तो उनके लिए श्रमिकों को काम मिलेगा और उनको क्या मिलेगा? आपका वेतन मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या हो जाता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाता है। सरकार ने लंबे समय से मांग चल रहा था कि निचले तबके के जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी 7वां वेतन मान दिया जाना चाहिए, और इसकी स्वीकृति मिल गई। तो अब क्या हो गया कि पहले की तुलना में इस बजट सत्र के दौरान से अब उनकी आय कैसी दिखेगी? वास्तविक आय नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो कुल आय है महीने का, वो कैसा दिखेगा? बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। तो बाजार में मनी सप्लाई क्या हो गया? आपका बढ़ गया। तो इसलिए सरकार की जो राजकोषीय नीतियां होती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण होती है कि मनी सप्लाई आपके पास मार्केट में कम होगा या फिर ज्यादा होगा। चलिए, अब दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, मुद्रा गुणक। देखिए, ये मुद्रा गुणक हम एक इस टॉपिक के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मनी मल्टीप्लायर को हम लोग बाद में बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, बट इस टॉपिक को रिलेट करने के लिए मुद्रा गुणक का एक छोटा सा इक्वेशन के साथ में हम लोग केवल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मनी मल्टीप्लायर लिखिएगा, मुद्रा गुणक का निर्धारण, मुद्रा गुणक का निर्धारण दो अनुपातों पर निर्भर करता है। मुद्रा गुणक का निर्धारण दो अनुपातों पर निर्भर करता है। पहला आपका लिखिएगा, करेंसी जमा अनुपात।
करेंसी जमा अनुपात मतलब क्या हो गया? करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जिसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? कैपिटल सी से दर्शाएंगे। दूसरा क्या है आपके पास? आरक्षित निधि जमा अनुपात। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे? कैपिटल आर से दर्शाएंगे। इस प्रकार मुद्रा गुणक बराबर सी प्लस डी बाई सी प्लस क्या हो जाएगा आपका? आर। उसके नीचे लिखेगा जहां सी बराबर, जहां सी बराबर चलन में करेंसी की मात्रा, डी बराबर कुल जमाओं की मात्रा, और आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? बैंकों की, केंद्रीय बैंक के पास, बैंकों की केंद्रीय बैंकों के पास रक्षित निधियों की मात्रा। नीचे में जहां करके आप लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है समझाते हैं आपको। देखिए पहला लाइन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो मुद्रा गुणों का अगर हमें निकालना हो तो सी प्लस डी बाई सी upon आर हम लिख रहे हैं। सी का मतलब लिखे चलन में करेंसी की मात्रा। क्या हुआ कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, सरकार ने क्या किया कि 2000 के नए नोट लाए। 2000 के नोट कितने छापे गए थे? कुल आपके पास 20 करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 के नोट मार्केट में छोड़े गए थे। इन 20 करोड़ में से आप देखेंगे कि चलन में बाजार में मात्र 86 करोड़ रुपए ही, मतलब कि उनका 86% हिस्सा ही चलन में मात्रा में बाजार में नोट दिख रहे हैं। तो बाकी नोट कहाँ चले गए? सर्कुलेशन में मतलब कि जैसे मान लीजिए 2000 का नोट अगर सैलरी के रूप में आपके पास अकाउंट में गया, या फिर मान लीजिए कि खातों में आपने जमा कर रखा है, या कहीं पर भी वो पैसा दबा पड़ा है, जिसको ब्लैक मनी की पहचान हम लोग करते हैं ना, तो ये देखा जाता है कि करेंसी की कितनी मात्रा करेंसी बाजार में उपयोग में दिख रही है और कितनी पैसे क्या है बाजार में दबे पड़े। जैसे आप देखिए अगर जब छापा पड़ता है तो गड्डी के गड्डी नोट क्या है दबे पड़े हैं। इसका मतलब है कि वो नोट या करेंसी चलन में देखने को नहीं मिल रहा था, और ये अगर चलन में नहीं मिल रहा है इसका मतलब है
कि मुद्रा गुणक का मान क्या होता जा रहा है आपके पास, कम होता चला जा रहा है। इसलिए क्या होता है कि कहा जाता है कि पैसों को दबा के नहीं रखना है। ब्लैक मनी का कोई भी मनी ब्लैक मनी कब कहलाती है? अ? जिसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। आप भले चपरासी हैं, आप कमाइए 2 करोड़ रुपए, सरकार को उसे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है कि आप सरकारी दफ्तर में या प्राइवेट दफ्तर में आप चपरासी की नौकरी कर रहे हैं और वहां वेतन 10,000 रुपये मिल रहा है और आपके खाते में 2 करोड़ रुपए आ रहा है, सरकार को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि पुश्तैनी जमीन बाप दादा इतना कमा गए थे कि उनसे रेंट ही इतना आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए हो जा रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि आप उस संपत्ति की घोषणा करिए और उस संपत्ति पर आय से अधिक के कैटेगरी में आने पर आप क्या कर दीजिए, टैक्स भर दीजिए, तो सारा का सारा पैसा आपका क्या हो गया, व्हाइट मनी हो गया। तो इसलिए वैसी संपत्ति जिसको घोषित नहीं किया गया वही क्या हो जाता है आपका ब्लैक मनी। तो क्या होता है कि ये जो करेंसी मार्केट में कितने नोट, मान लीजिए कि 500 करोड़ रुपए के 10 के नोट बाजार में छोड़े गए, अब प्रचलन में केवल 200 करोड़ रुपए दिख रहा है, तो 300 करोड़ के नोट कहाँ है? तो इस चीज को देखा जाता है कि बाजार में चलन में कितने नोट की मात्रा देखने को मिली है। दूसरी है कुल जमाओं की मात्रा, टोटल डिपॉजिट्स। अलग अलग बैंक हैं ना, केंद्रीय बैंक हैं चाहे प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी निवेश के जो क्षेत्र हैं, उनके पास कितने पैसे आपने डिपॉजिट कर रखे हैं। एक तो बाजार में कितना पैसा है वो दिख गया, कितने जमाओं की मात्रा है बैंकों में वो दिख गई। और उसके बाद देखा जाएगा बैंकों की, केंद्रीय बैंक के पास में रक्षित निधियां, जैसे आपके पास देखिए कि सीआरआर के फॉर्म में या एसएलआर के फॉर्म में जो पैसे आप रिजर्व करके रख रहे हैं, उन सभी पैसों को क्या किया जाता है कि जोड़ करके एक अनुपात लिया जाता है। अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि बैंकों का रिजर्व और ये दोनों चीजें तो पता चल जाती हैं, लेकिन ये जो है चलन में करेंसी की मात्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि पैसे बहुत सारा दबे हुए हैं या बहुत सारे पैसे क्या हो रहे हैं बाजार में प्रयोग में आ रहे हैं, इनकी मात्रा पर आपका मुद्रा गुणक का मान घटता और बढ़ता जाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो हमने दिया है, मनी मल्टीप्लायर का एक अलग सेपरेट टॉपिक ही हम लोग क्या है आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए लिखिएगा, नीचे में नोट लिखिए, नोट करके लिखिएगा। हाँ, क्या निधि मतलब कि फंड है। निधि का मतलब होता है कि फंड या कोई एक सेक्शन जिसको कहते हैं। जैसे आप कहते हैं भविष्य निधि, मतलब क्या है कि भविष्य के लिए एक आपने क्या बना रखा है, फंड बना रखा है जिसमें आप कर रहे होते हैं। निधि का मतलब होता है कि कोई फंड या सेक्शन आपका होता है। लिखिएगा, नोट में करके लिखिएगा, करेंसी तथा करेंसी तथा रक्षित निधियों की मात्रा, करेंसी तथा रक्षित निधियों की मात्रा को एम से गुना करने पर, निधियों की मात्रा को एम से गुना करने पर को एम से गुना करने पर कुल मुद्रा की मात्रा, गुना करने पर कुल मुद्रा की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। कुल मुद्रा की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। हाँ, स्मॉल एम लिखना है। इसी एम को हम लोग अभी M1 M0 से लेकर के M4 तक पढ़ेंगे कि ये एम क्या है। हम लोग क्या करें कि ये जो आपने पढ़ा ना, सी पढ़ा और क्या आपने पढ़ा आर, इसको जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको बताएगा कि टोटल कितना इकोनॉमी में हमारे पास पैसा देखने को मिल रहा है। अभी इस एम की कैटेगरी को M0 से लेकर के M4 तक हम पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती है, किनको नहीं शामिल किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग इंपॉर्टेंट करते हुए लिखिएगा, पहला बुलेट्स के फॉर्म में, नीचे में नोट में ही दूसरा पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिए। भारत में मुद्रा पूर्ति से संबंधित आंकड़े, भारत में मनी सप्लाई के बारे में कौन कलेक्ट करता है आंकड़ों को, आरबीआई करता है। ठीक है, भारत में इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, भारत में मुद्रा पूर्ति से संबंधित आंकड़े आरबीआई द्वारा
जुलाई 1935 आरबीआई द्वारा जुलाई 1935 से प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। जुलाई 1935 से प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1961 1961 में 1961 यानी कि 1961 में मुद्रा पूर्ति पर प्रथम मुद्रा पूर्ति पर प्रथम कार्यकारी दल प्रथम कार्यकारी दल जिसको क्या कहा जाता है आपका वर्किंग कमिटी कार्यकारी दल यानी कि वर्किंग कमिटी का गठन किया गया। इस दल द्वारा गठन किया गया लिखिएगा। इस दल द्वारा मौद्रिक समूहों से संबंधित इस दल द्वारा मौद्रिक समूहों से संबंधित अवधारणा को मौद्रिक समूहों से संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट करिएगा, लिखिएगा सन 1997 1997 में 1997 में डॉक्टर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने मुद्रा पूर्ति के संकेतकों में मतलब कि उसको जो नोटेशन होता है मुद्रा पूर्ति के संकेतकों में व्यापक परिवर्तन का सुझाव देते हुए इसकी बात की लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुझाव देते हुए चार मौद्रिक सूचकों M0, M1, M2 और क्या हो जाएगा आपके पास M3। चार मौद्रिक सूचकों M0, M1, M2, M3 तथा तीन तरलता सूचक तरलता मतलब क्या हो गया आपका लिक्विडिटी है ना। तीन तरलता सूचकों L1, L2 तथा L3। तरलता सूचकों L1, L2 तथा L3
के अतिरिक्त प्रति माह, ये सॉरी, अतिरिक्त प्रति तिमाही कर दीजिए, के अतिरिक्त प्रति तिमाही, प्रति तिमाही, तिमाही का मतलब क्या हो गया? क्वार्टरली, यानी कि आपके पास क्या हो गया? इसको प्रति तिमाही मतलब क्या कि 3 महीने के अंतराल पे, तो साल में कितनी बार? अब हम लोग इसी चीज को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? क्वार्टरली, है ना, कि साल में कितनी बार? 4 बार। प्रति तिमाही कहें या फिर इसको क्या करते हैं, आपको क्वार्टरली कहते हैं, है ना। प्रति तिमाही एक, प्रति तिमाही एक वित्तीय क्षेत्र समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र समीक्षा प्रकाशित करने को कहा। आरबीआई को एक सुझाव दिया गया कि समिति के द्वारा आपके पास वाईबी रेड्डी के लिए कि आप जो मनी के मॉनेटरी इंडिकेटर्स के तौर पे आप जो अन्य चीजों को लेकर के चल रहे हैं, मॉनेटरी इंडिकेटर्स के रूप में आप शामिल कीजिए M0 से लेकर के कितना 4, और बाजार की तरलता को मापने के लिए आप किन चीजों का इस्तेमाल करिए? L1, L2 और क्या करिए? L3 का करिए। और तीसरा सुझाव क्या दिया गया कि इससे संबंधित जो रिपोर्ट है, मनी के संबंधित जो रिपोर्ट है, उसे आप क्या करिए कि साल में 4 बार या फिर प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पे आप क्या करिए? प्रकाशित करने का काम करिए। पूर्ण विराम देके लिखिएगा। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत की, 1998 में प्रस्तुत की, और आरबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया, और आरबीआई ने इसे 1998 में, 97 में कमिटी बना है, 1 साल का अवधि लगा, 98 में उसने रिपोर्ट सबमिट किया और आरबीआई ने इसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, आरबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया। तो अब सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्या कि M0, हाँ जी, क्या क्या, हाँ, ये तो समिति ना बोली, फिर तो रिव्यू इसका फिर हुआ, ठीक है। लिखिएगा M0 पहले लिखिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि M0 में किन किन मदों को शामिल किया जाता है। M0 में शामिल आपके पास क्या होता है? जनता के पास नकद मुद्रा। तो जनता के पास नकद मुद्रा किस रूप में है? करेंसी, नोट व सिक्के। प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, प्लस आरबीआई के पास सीआरआर। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में लोगों के पास जो करेंसी नोट हैं और जो सिक्के हैं, इसे हम शामिल कर रहे हैं। आरबीआई के पास अन्य जमाओं के रूप में क्या कहा जाएगा? आपके पास अन्य जमाओं के रूप में जैसे जो बॉन्ड्स, पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स या विदेशी फंड से प्राप्त जो पैसे हैं, इन सबको इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। विदेशों से भी आपके पास प्राप्त हो रहे हैं। प्लस क्या है? आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों का जो सीआरआर का पैसा मतलब कि रखा गया है,
ठीक है, नगद संरचित अनुपात है ना आपके पास, तो ये चीजें भी इसमें क्या की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। तो आप देखते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था का जितना पैसा है उस पूरे पैसे को ही किसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, M0 के रूप में शामिल किया गया है। मतलब अर्थव्यवस्था में जहां कहीं भी पैसा है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में, उन सारे मदों को इसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि शामिल देख रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। नीचे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये पूछा भी जाता है। M0 को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, M0 को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। ये देखिएगा एक ऐसा सवाल है ना कि जो रेलवे और एनटीपीसी के सेक्शंस में भी अगर पूछना है तो वहां पे भी आयोग वाले लोग इस क्वेश्चन को घुसा देते हैं कि हाई पावर्ड मनी किसको कहा जाता है। आपके इकोनॉमिक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, जनरल कंपटीशन जहां इकोनॉमिक्स का सेक्शन वहां भी पूछा जाता है कि हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट आपका लिखिएगा क्या, रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी अर्थव्यवस्था के पास में आरबीआई के द्वारा पैसा छोड़ा गया है, ये जो पैसे हैं ये पैसे कहाँ किसके द्वारा आए हैं, आरबीआई के द्वारा मुद्राएं हैं बाजार में प्रचलन में दिख रही हैं नोट और सिक्कों के रूप में, और बाकी जितनी पैसे हैं अर्थव्यवस्था का सब किसके पास है, आरबीआई के पास है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट आप लिखिएगा, नोट करके लिखिए इसी में, बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए, बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के, अच्छा देखिए आजकल देख रहे हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपको देख रहे होंगे कि थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में भी लग रहा होगा कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जब रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, एसएलआर को नियंत्रित किया जाएगा। ऐसा मन में कभी कभी सवाल आता होगा ना, बता देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बता दें कि जब आपातकाल की परिस्थितियां हो, जबकि बहुत ही जब आवश्यक होता है, तभी सीआरआर को घटाया और बढ़ाया जाता है। आपात परिस्थितियों में किसका प्रयोग किया जाता है, सीआरआर का। नहीं तो एकमात्र टूल्स के तौर पे ज्यादातर आप प्रयोग में किसका देखते हैं, आपका यही M0 पे काम करता है बैंक, या फिर बाजार में आप क्या देखते हैं, रेपो रेट, है ना। लगातार आप देखिएगा कि मार्च महीने में हुआ, मई में हुआ, फिर आपके पास जुलाई में, और फिर रिसेंट में आपके पास ये रिवीजन हो गया, तो रेपो रेट पे ज्यादा करती है। लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई, आरबीआई रिजर्व मनी को, रिजर्व मनी को नियंत्रित करते हैं। M0 को अगर बढ़ाया जाए तो मनी इन्फ्लेशन आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए जब सीआरआर को बढ़ा दे, आरबीआई के पास जमाएं जब बढ़ जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में पैसा क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जब बैंकों के पास ज्यादा, मतलब कि सीआरआर बढ़ गया, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा चला गया है, करेंसी और नोट्स भी जो हैं वो आरबीआई के हिस्से में ज्यादा चले गए हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या हो जाएगा, बाजार में जब पैसा है, क्या क्या देखने को मिलेगा, मनी इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रा की कमी वहां पर देखने को मिलेगी। उसी की विपरीत परिस्थितियों में अगर ये M0 को कम किया जाता है तो मनी इन्फ्लेशन वहां पे क्या दिखता है, आपका घटता हुआ दिखता है। ध्यान में रखिएगा, हम क्या लिख रहे हैं, आपका मनी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं। इसके बाद हम लोग अभी इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे ही। अब लिखिएगा आपका M1, M1 में लिखिए, जनता के पास नकद
प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं, बैंकों के पास मांग जमाएं जिसको क्या बोला जाता है आपका डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस आरबीआई के पास, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, मतलब कि M0 को बढ़ाए तो मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, M0 को कम करे तो मनी इन्फ्लेशन घटेगा। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, लेकिन इसमें ध्यान में रखिएगा CRR को छोड़कर, CRR को इसमें क्या किया जाता है आपको सम्मिलित नहीं किया जाता है, या CRR के अलावा। M0 में हम क्या कर रहे थे कि जनता के पास नकद जो है करेंसी नोट के रूप में, आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं थी, यहां पे हम क्या देख रहे हैं जनता के पास जो पैसा है, बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट थे, डिमांड डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट कल हमने आपको समझाया था कि क्या होता है, मांग जमाएं किसको कहते हैं, प्लस आरबीआई के पास क्या है अन्य जमाएं, लेकिन इन अन्य जमाओं में क्या किया जाता है कि CRR को, क्योंकि ये जो बैंकें रख रही हैं, ये बैंकें ही ना CRR को आरबीआई के पास रखती हैं, तो इसको क्या किया जाता है यहां पर शामिल नहीं किया जाता है। लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल भी जनरल कंपटीशन में पूछा जाने वाला एक सवाल है। M1 को नैरो मनी, नैरो का मतलब क्या हो गया आपका संकीर्ण मुद्रा, M1 को नैरो मनी यानी कि संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। हाई पावर्ड मनी, नैरो मनी, और एक हो गया आपका ब्रॉड मनी, ये तीन चीजें यहां से पूछी जाती हैं कि किसको कहते हैं, M0 हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी, नैरो यानी कि संकीर्ण मुद्रा, और एक ब्रॉड मनी अभी हम लोग देखेंगे। अब लिखिएगा M2, M2 बराबर होता है M1 प्लस डाकघरों के पास मांग जमाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो M1 आपने देखा है, इस M1 का इक्वेशन क्या था कि जनता के पास नगद, बैंकों के पास मांग जमाएं, आरबीआई के पास CRR को छोड़ करके जो जमाएं हैं, इसी जमा में अगर आप क्या करें कि डाकघरों के पास जो पैसा है आप इसी को जोड़ दें, तो ये M1 ही क्या बन जाता है आपके पास M2। ठीक है, अब लिखिएगा नेक्स्ट आपका M3, अब बैंकों में टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, किसी तरह अलग अलग तरह की स्कीमों में आप करते हैं निवेश, है ना, कि इतने दिन तक रखेंगे तो इतना रुपया मिल जाएगा, है ना, 5 साल रखें तो डबल हो जाएगा, ऐसे सारे जो स्कीम्स के द्वारा पैसे जो बैंकों के पास जमा है, उनको क्या किया जाता है, किस में जोड़ा जाता है आपके पास M3 में जोड़ा जाता है। अब देखिएगा कि ये जो पैसे हैं, इन पैसों के साथ बैंकें बहुत स्थिर होती है, क्योंकि देनदारी कब करनी है, एक लंबे समय के बाद करनी है, यानी कि उस समय के अवधि के बीच में जितना ज्यादा टाइम डिपॉजिट बैंकों के पास होगा, उतना ज्यादा ही मनी का वो क्या कर सकती है सर्कुलेशन,
रोज लोग पैसा जमा करने आ रहा है, लोग लोग निकालने भी आ रहे हैं, तो क्या लोन उपलब्ध कराने के लिए ज्यादा पैसा रहेगा बैंकों के पास? नहीं रहेगा ना। रोज 2 लाख रुपया आ रहा है खाते में, और निकालने वाले भी लोग 2 लाख रुपया, तो लोन लेने आया तो उसको कौन सा पैसा देंगे? ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो महीने में 2 महीने में एक बार आते हैं पैसा निकालने। तो इसलिए कहा जाता है कि जो टाइम डिपॉजिट होता है, ये क्या करता है कि मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाने में क्या करता है, आपका मदद करता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि M1 की जितनी मदें हैं, इन मदों में अगर हम लोग क्या करें कि इसके साथ क्या जोड़ दें, टाइम डिपॉजिट, हाँ इसी को सावधि जमा खाता कहते हैं हम लोग। रेकरिंग अकाउंट खोलते हैं, रेक्यूरिंग अकाउंट खोलते हैं, तो ये सारी चीज होती है। टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। तो जब आप क्या करते हैं कि M1 के जो सारी मदें हैं इसमें टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स कर दें, तो यही चीज आपका क्या बन जाता है, M3 बन जाता है। नोट कर लें। नेक्स्ट आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, M3 को, M3 को ब्रॉड मनी, यानी कि क्या कहा जाता है आपका, बृहद मुद्रा कहा जाता है। M3 को ब्रॉड मनी यानी कि बृहद मुद्रा कहा जाता है। अब देखिए, ये जो M3 है, इस M3 में आपने क्या लिखा है, M1, सभी चीजें समझ रहे हैं। इस M1 में आपने क्या किया है, बैंकों के पास क्या है, टाइम डिपॉजिट है। इस टाइम डिपॉजिट के साथ में डाकघर के पास में, डाकघर के पास सभी जमाएं, ठीक है। डाकघरों के पास जितनी भी डिपॉजिट्स होती है, डाकघरों में कौन कौन सी डिपॉजिट्स होती है, जैसे कन्या सुकन्या योजना है, विभिन्न सरकारी योजनाओं में है, पेंशन संबंधित योजनाओं में, इन योजनाओं के लिए भी तो आप पैसा रखते हैं। आप अपनी बचत के खातों के रूप में जैसे बैंकों में पैसा रखते हैं, वैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं, और एक खाता होता है, क्या बोलते हैं उसको, खाता को, नहीं, LPA या फिर क्या बोला जाता है, LLPA या कुछ अकाउंट बोला जाता है। तो वैसे खातों को भी लोग पैसा रखते हैं, रिक्यूरिंग अकाउंट्स जो होते हैं। तो डाकघर के पास जितनी सभी जमाएं होंगी, इस पूरे टर्म को हम लोगों ने क्या बोला है आपका, इस पूरे टर्म को हमने क्या कहा है आपका, M3। तो जब M3 में क्या कर दिया जाए, डाकघर के पास की जितनी जमाएं हैं इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है आपका, M4। तो M4 बराबर लिख लीजिएगा, M4 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, M3 प्लस, M4 बराबर क्या हो जाएगा, M3 प्लस डाकघर के पास सभी जमाएं। हो गया। हाँ, नहीं साकरे पकाने में हो गया। अब देखिए, तरलता के हिसाब से पूछा जाता है कि किसमें तरलता का गुण सबसे अधिक है। तो देखिए, जनता के पास जो पैसा है वो तरल रूप में है, बैंकों के पास जमाएं हैं, जब चाहे तब आप उसको निकाल सकते हैं। आपके पास जो CRR के पैसे हैं, इसको जब चाहे बैंकों के पास इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो आप क्या देखिएगा कि सबसे अधिक तरलता का गुण किसमें पाया जाता है आपके पास, M1 में। M1 के बाद क्या हो गया आपके पास, उससे कम M2 में,
उससे कम किस में पाया जाएगा, M3 में, और उससे कम क्या पाया जाता है आपके पास, M4 में। क्योंकि डाकघर में बहुत सारी योजनाएं होती हैं जहां पर आप 15 साल के लिए भी निवेश कर रहे हैं। लक्ष्मी लाडली योजना वगैरह जैसे आप देखिएगा कि 12 साल 15 साल तक आप क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो उन निवेश के पैसों को आप कभी भी डिपॉजिट निकाल सकते हैं। क्या देखिएगा, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक में कर रखा है और मैच्योरिटी पीरियड से अगर आप उसको तोड़े तो उल्टा आपको क्या होता है, घाटा होता है। जितना पैसा नहीं मिलना उससे कहीं ज्यादा आपको क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि जो फिक्स डिपॉजिट है उसको तोड़ना और पैसा लेना बहुत कठिन काम है। तो तरलता का गुण धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटता जा रहा है। तो सबसे तरलता का गुण किसमें है आपके पास, M1, उससे और सबसे कम है आपके पास क्या है, M4, सबसे अधिक और सबसे कम। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से किस मुद्रा सूचक में तरलता का गुण सबसे अधिक है। तो किसमें कहेंगे आपके पास, M1, और सबसे कम किसमें आपके पास, M4 में होता है। M0 को इसमें शामिल नहीं करते हैं क्योंकि वो तो भाई ब्रॉड मनी और उसके साथ पूरा का पूरा बाजार का जो कार्य हो रहा है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर कंट्रोल होता है, इसलिए M0 को इसमें शामिल ही नहीं करते हैं हम लोग। केवल M1 से लेकर के M4 नीचे में लिखेंगे। वर्तमान समय में हम क्या करते हैं कि वर्किंग कमेटी के द्वारा इसमें कुछ और चीजें संशोधित की गई हैं, और इस चीज को टर्म को हम लिखते हैं NM1, NM2, और किस रूप में दर्शाते हैं आपका, NM3 के रूप में लिखते हैं। तो लिखिएगा NM1 बराबर, NM1 बराबर जनता के पास नगद मुद्रा, जनता के पास नकद मुद्रा प्लस प्लस बैंकों के पास मांग जमा प्लस RBI के पास अन्य जमाएं, प्लस RBI के पास अन्य जमाएं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CRR के अलावा। NM2 में हम लोग क्या करते हैं कि NM1 की जितनी मदें हैं इसको रखा जाता है, प्लस लिखा जाता है शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट। क्या, N हो गया नेशन, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए जो हम लोग काउंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए क्या देख रहे हैं कि M1 की सारी मदें प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ क्या हो गया आपके पास, रेसिडेंस, जिसको कहा जाएगा निवासियों की अल्पकालिक सावधि जमा। अब हमारा क्या हो जाएगा, NM3 बराबर, NM3 में क्या करते हैं हम लोग, NM2 के जितनी भी मदें हैं इनको शामिल किया जाता है। यहाँ पे क्या था कि NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स। मतलब क्या हो गया, दीर्घकालिक हाँ रेसिडेंट्स। मतलब क्या हो गया,
निवासियों की दीर्घकालिक अवधि जमा प्लस प्लस उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, टर्म डिपॉजिट विथ बैंक्स। तो हम लोगों ने M0 से लेके M4 जो देखा, वो तो क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में निकालने का तरीका है। लेकिन जब किसी नेशन में या किसी राष्ट्र में अगर हमें इसके पूर्ति को निकालने का तरीका ज्ञात करना हो तो हम कैसे देखते हैं, NM1, NM2 और क्या देखते हैं आपके पास, NM3 के द्वारा माप करके देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के प्रभाव कैसे देखे जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि समिति ने क्या बोला था कि 4 आपके पास मुद्रा सूचक दिए, उसके अलावा उन्होंने क्या दिया था आपके पास, 3 तरलता समुच्चय उन्होंने प्राप्त प्रदान किए थे। तो आप टॉपिक लिख लीजिएगा, तरलता समुच्चय। समुच्चय का मतलब समझते हैं, सेट थ्योरी पढ़े थे ना, उसी को समुच्चय बोलते हैं। लिखिएगा L1 बराबर NM3 प्लस NM3 प्लस डाकघरों की सभी जमाएं डाकघरों की सभी जमाएं आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप टैक्स के दायरे से कुछ बाहर चले गए, साल भर की आपकी इनकम 5 लाख से क्या हो गई, ओवर हो गई। वैसी अवस्था में क्या आता है कि आपको हो सकता है 2,000 5,000 रुपए अतिरिक्त आपको क्या करना पड़े कि टैक्स के रूप में आपको भरना पड़े, आय से अधिक इनकम है। वैसी अवस्थाओं में एक अच्छा विकल्प के रूप में माना जाता है कि आप डाकघरों से क्या कर लें, राष्ट्रीय बचत पत्र 5,000 रुपए का जैसे नोट दिखता है ना, उसी तरह से छपा हुआ इतना बड़ा बड़ा सा पेपर टाइप का मिलता है, ठीक है, और उसका भी एक मैच्योरिटी डेट होता है, उस पर भी सिग्नेचर वगैरह सब कुछ दिखेगा, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन उसकी एक अवधि होती है, जैसे 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, जितने सालों के लिए आपने उस पेपर को खरीदा है उतने दिन बाद आप उस पेपर को सबमिट करेंगे तो पैसा आपके के पास क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और एक चीज आपको बता रहे हैं कि 2 चीजें आप देखते होंगे, एक है कि आपके पास कहा जाता है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको सही समय पर क्या करना चाहिए कि टैक्स का भुगतान करना चाहिए। और सरकार लगातार इसके बारे में कहती है कि देश के सही जागरूक नागरिक होने के नाते आपको टैक्स का भुगतान करना चाहिए। तो टैक्स के भुगतानों में जितने भी जमाएं होती हैं आपको ये बता दें
कि ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था के विकास में काम आता है, जैसे इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना है, चाहे जो भी कुछ होता है, इनके लिए काम आता है, जो सरकार के पास पैसे आएंगे। लेकिन डाकघरों में जो पैसे जाते हैं, डाकघरों के जो पैसे होते हैं, वो देश की विकास योजनाओं में, जैसे बजट के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, ऐसे मदों के लिए उनको पैसे का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सरकारी कर्मचारी का सैलरी देना है, वो सैलरी कहाँ से आएगा, जो आप टैक्स के पैसे भरते हैं, है ना, कि तुम्हारी तनख्वाह भी क्या हो रही है, कि मेरे टैक्स से भरे गए पैसों से चल रही है। इस जो सड़क पे चल रहे हैं, ये सड़क किसी के दादा की नहीं, बल्कि क्या है, मेरे टैक्स के पैसों की बनी है। ये बातें आप आसानी से कह सकते हैं। लेकिन जब सरकार के द्वारा बहुत सारी लाभकारी ये जो योजनाएं आती हैं, जो सब्सिडीज दी जाती है, इनके जो पैसे होते हैं उनको प्रयोग किया जाता है कहाँ से, डाकघर से। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है तो कहाँ पर होता है, आपका डाकघर की जमाओं के लिए। इसलिए अगली बार जब फिक्स डिपॉजिट करने का प्लान कर रहे हैं, तो चाचा चाची नाना नानी लोग को कहिएगा कि बैंक में मत करिए, कहाँ रखिए आप, डाकघर में। इससे क्या फायदा होगा, परसेंट जो मिले वो अलग बात है, लेकिन अगर प्राइवेट कमर्शियल या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो जितना पैसा फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी पे आपको मिल रहा है ना, वो टैक्स काट के मिलेगा। पता है ये चीज? आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करते हैं, जाके पूछिएगा कि हमको 20,000 रुपये जमा करना है, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, वो बोलेगा हो जाएगा। आप पूछिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6.1% टू 6.5 अभी रिसेंट में चल रहा है हमारे एज के सभी लोगों के लिए। तो 35 वर्ष की आयु में वो मिलेगा, एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो वो वहां पर मिलेगा। पूछिए कितना टैक्स भी कटेगा, तो बताएगा कि हाँ, वो जो पैसा मैच्योर हो जाएगा तो क्या मिलेगा, टैक्स काट के मिलेगा। लेकिन डाकघर में किसी भी प्रकार की फिक्स डिपॉजिट या किसी भी डिपॉजिट के ऊपर कोई टैक्स आपका नहीं लिया जाता है। समझ गए अंतर? अब देखिएगा, अब अंतर कहाँ पर है, तो लोग बुद्धू कहाँ बन जाते हैं। 2 लाख रुपया रखना है, ठीक है, तो बैंक उनको ऑफर कर रही है 8.1%। डाकघर के पास गए तो डाकघर बोल रहा है 7.6%। ठीक है, तो लोग खुशी खुशी क्या करते हैं, यहाँ परसेंटेज दे के चल जाते हैं, और जब मैच्योरिटी होगा तो यहीं पे काटेगा आपके पास 12.5%। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेट कर लीजिए कि प्लस इस 2 लाख का कितना हो गया, कि 12% कितना आपका कटने से बच गया। देख लीजिए किसमें रखने में फायदा था, है ना। तो थोड़ा हिसाब हिसाब लगा के बता दीजिएगा कि पैसा कहाँ रखना है। इसलिए डिपॉजिट से संबंधित जब भी आपको सेविंग कुछ भी प्लान करना हो, आप कोशिश करिए कि डाकघर के साथ जाएं, ठीक है, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं कटेगा। बाकी सारे टैक्स, सारे स्कीम्स में पैसे कटते हैं, लेकिन डाकघर में रखे गए पैसों पर आपको टैक्स नहीं लिया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय आय बचत पत्र या एनएससी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सर लिखते हैं। हाँ जी। सर ये डाकघर में मतलब टैक्सेस क्यों नहीं कटते हैं? ऐसा कुछ मतलब क्या रूल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। आप जैसे बैंक में खाते खोल करके रखते हैं ना, तो डाकघर में भी आप हाँ। पैसे रख सकते हैं। डाकघर का भी अपना एटीएम मिलता है ना। जितने फैसिलिटीज हाँ। आपको बैंक प्रोवाइड करती है, आपको लोन लेने से लेकर के हर तरह की सुविधाएं तो डाकघर भी प्रोवाइड करती है ना। डाक बैंक होता है ना, जैसे आप मेन रोड में जीपीओ के पास देखें एटीएम है उसका, डोरंडा में चले जाइए, इवन आपके पास चाईबासा में भी देखिए, हम देखे थे एटीएम है ना। तो ये सारी सारी सुविधाएं बैंक की जितनी सुविधाएं को उपलब्ध कराती है, ऋण लेना हो, आपको डिपॉजिट करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, रेकरिंग अकाउंट होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी तो डाकघर भी करता है ना। ओके सर। ओके, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट आपका L2। हाँ, हाँ सेट होता है, समुच्चय आपका सेट को ही कहते हैं। नेक्स्ट आपका लिखिएगा L2। L2 में हम लोग क्या करते हैं, L1 प्लस रीफाइनेंस एजेंसीज की जो जमाएं होती है, यानी कि पुनर्वित्त संस्थाओं का,
पुनर्वित्त संस्थाएं। एक्चुअली अभी क्या है ना कि रिसेंट में हिंदी के सवाल है ना, लेकिन ट्रेंड ऐसा रहेगा कि फाइनेंस एजेंसी ही लिख दिया जाए, क्योंकि अब वो नहीं है कि उसका हिंदी लिखेगा। आजकल हिंदी के सवालों में भी इंग्लिश के टर्म को एज यूजुअल इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि L1 प्लस क्या हो गया आपका, रीफाइनेंस एजेंसी की जमाएं। और रीफाइनेंस का मतलब पुनर्वित्त संस्थाएं कैसी कैसी जमाएं आपके पास रखती हैं। एक तो होता है, ये आपको क्या देती हैं, पहला ये देती हैं बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या हो गया आपके पास, उधार। और दूसरा ये क्या करती हैं आपके पास, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडी। इन दोनों चीजों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे देखिएगा बजाज एलियांज है, तो ये वो फाइनेंस कंपनियां है ना, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं। तो उन फाइनेंस कंपनियों के द्वारा आप देखिएगा कि पैसा लिया जाता है क्या, नहीं। वो बीमा के क्षेत्र में या तो केवल पैसे लेने का काम कर रहा है, या तो आपको केवल क्या कर रहा है कि उधार देने का ही काम कर रहा है। तो उनके द्वारा उधार के रूप में दिया जाने वाला या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो अमाउंट्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, L1 के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब है L3। L3 में हम लोग क्या करते हैं कि L2 प्लस क्या कर दिया जाता है, NBFC। NBFC का मतलब क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। एनबीएफसी का मतलब क्या हो गया, गैर वित्त संस्थाएं जो होती है ना, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी के पास जमा है। नहीं, प्लस है, प्लस। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पर L2 प्लस एनबीएफसी के पास जमा है। पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम अपना बैंक के बारे में बोलता है क्या, देखिएगा कि कभी कभी ऑफर आपको दिखाता होगा कि 4 लाख रुपए तक का आपको क्या करता है, एडवांस भी आपके पास देगा। आपने एयरटेल इस्तेमाल किया होगा, एयरटेल मनी आपने देखा होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे जो पेमेंट्स बैंक्स होते हैं, गैर वित्त संस्थाएं जो होती हैं, उनकी भी जमाओं को किसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, आपका L3 के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। टॉपिक लिखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। टॉपिक लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। पहला बुलेट्स आप दें, M0 के आंकड़े, M0 के आंकड़े आरबीआई द्वारा, M0 के आंकड़े आरबीआई द्वारा प्रत्येक 7 दिनों में जारी किए जाते हैं। M0 के आंकड़े आरबीआई द्वारा प्रत्येक 7 दिनों में जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट बुलेट लिखिए, NM1 कॉमा NM2 तथा NM3, NM1 NM2 तथा NM3 के आंकड़े प्रत्येक 15 दिन में जारी किए जाते हैं। प्रत्येक 15 दिन में जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, L1 तथा L2, L1 तथा L2 के आंकड़े
L1 तथा L2 के आंकड़े प्रत्येक महीने जारी किए जाते हैं। आंकड़े प्रत्येक महीने जारी किए जाते हैं। हाँ, सारा आरबीआई ही करता है। ये जितने भी आंकड़े हैं पहले ही आपको लिखवा चुके हैं कि इन आंकड़ों को जारी करने का काम किसका है, आरबीआई का। और कब से, जुलाई 1935 से वो करता आ रहा है और वर्तमान में भी वही करता है। नेक्स्ट आपका लिखिएगा L3 के आंकड़े, L3 के आंकड़े आरबीआई, L3 के आंकड़े आरबीआई प्रत्येक 3 महीने में जारी करती है। L3 के आंकड़े आरबीआई प्रत्येक 3 महीने में जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कैसे होता है ना, कि किस समय में अर्थव्यवस्था में किसी भी मुद्रा के मूल्य में कमी होती है या मुद्रा के मूल्य में बढ़ाव होता है। जैसे देखा जाए कि डॉलर के रूप में यूरो बराबर आ गया, या इंडियन रुपीज की वैल्यू डॉलर के रूप में कभी 60 रुपए तो कभी 65 रुपए वाला सवाल आप लोग देखे होंगे कि पूछा जाता है कि इस स्थिति में क्या होंगी, चीजें महंगी होंगी कि सस्ती हो गई। ऐसे सवालों के बारे में आप देखते होंगे कि अगर डॉलर का मूल्य 60 रुपए से बढ़कर के कितना, मतलब कि $1 के बदले 60 के बदले क्या हो गया, 65 रुपया हुआ, तो इसका प्रभाव आयात पे क्या प्रभाव दिखेगा, आयात महंगा होगा कि सस्ता होगा, ऐसे वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन्फ्लेशन के और क्या क्या रूप हैं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रेंगती सरकती वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन की स्थितियों में किनको लाभ और किसको हानि होती है। पहले 2 ही 3 मानक होता था, लेकिन अब बहुत सारे मानकों पे सवाल पूछा जाता है कि पेंशन भोगी को क्या मिलेगा। पहले तो केवल क्रेता और विक्रेता को पूछा जाता था, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार को, पेंशन भोगियों को, सरकारी अनुदानों पर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे पूछ लिया जाता है कि इन्फ्लेशन के प्रभाव किसके ऊपर देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में वो देखेंगे। और इन्फ्लेशन के ही साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, किसमें किसको वेटेज ज्यादा मिलता है, किसको वेटेज कम मिलता है, कितनी वस्तुओं को डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये सारे सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। क्लियर है?